केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र वायनाड के अंतर्गत आने वाले नीलांबरपुर में उस समय समस्या पैदा हो गई जब मंगलवार शाम को स्थानीय वामपंथी स्वतंत्र विधायक पीवी अनवर ने एक सड़क का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन राहुल गांधी बुधवार को करने वाले थे। पीवी अनवर मल्लपुरम जिले के नीलांबूर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्थानीय कांग्रेस नेता का दावा है कि सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई थी और इसका उद्घाटन स्थानीय सांसद राहुल गांधी को करना था। केंद्र सरकार के सर्कुलर में इसका साफ जिक्र है, लेकिन अनवर ने कहा कि सड़क को उनके अनुरोध के आधार पर मंजूरी दी गई थी और यह राज्य और केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से किया गया एक कार्यक्रम है। अनवर ने कहा है कि यहाँ कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी को उद्घाटन के बारे में गलत जानकारी दी और इसीलिए यह मुद्दा सामने आया है। इस मामले पर बोलते हुए मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि कोई भी परियोजना जो राज्य के धन या राज्य और केंद्र के संयुक्त कार्यक्रम का उपयोग करके की जाती है, यह राज्य सरकार है जो निर्णय लेती है। विजयन ने अप्रत्यक्ष रूप से सहमति देते हुए कहा कि अनवर ने जो किया वह सही था। मुझे इस विशेष परियोजना के बारे में पता नहीं है और इसके अलावा पीएमएलडीएस निधि का उपयोग करने वाली एक परियोजना को छोड़कर अन्य सभी कार्यक्रमों का उद्घाटन राज्य द्वारा किया जाता है। इसी संयोग में राहुल गांधी बुधवार से 3 दिनों के अपने निर्वाचन क्षेत्र के दौरे पर हैं। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन किया है जो 3 जिलों यानी कि वायनाड, मल्लपुरम और कोझिकोड में फैला हुआ है। अगले साल अप्रैल-मई में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल में राजनीति का मंच सजने लगा है। केंद्र में सत्ताधारी भाजपा ने राज्य में लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। इस मौके पर एक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को पुरजोर शब्दों में कहा कि केंद्र सरकार संशोधित नागरिकता कानून सीएए लागू करेगी और इसे कोई भी नहीं रोक सकता। इसी मौके पर उन्होंने तुष्टीकरण, घुसपैठ, भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा जैसे मुद्दों पर सीएम ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला और लोगों से उनकी सरकार को उखाड़ फेंकने और अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा को चुनने का आग्रह भी किया। रैली में उमड़ी भीड़ पर खुशी जताते हुए गृह मंत्री ने आगे कहा कि यह लोगों के मन को दर्शाती है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा 2026 में 2/3 बहुमत के साथ राज्य की सत्ता में आएगी। शाह ने कहा कि 2024 में लोकसभा चुनावों में राज्य में भाजपा का प्रदर्शन विधानसभा चुनावों में उसकी जीत की नींव तैयार करेगा। विवादास्पद सीएए का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही हैं, लेकिन कोई भी इस लागू होने से नहीं रोक सकता। यह कानून अभी अधर में है क्योंकि कानून के खिलाफ विपक्ष के कड़े रुख के बीच केंद्र सरकार ने अब तक इसके नियम नहीं बनाए हैं। अमित शाह ऐतिहासिक एस्प्लेनेड में पार्टी की एक रैली को संबोधित कर रहे थे। पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य की 42 सीटों में से 18 पर जीत हासिल की थी, जो अब तक उच्चतम स्तर पर है। आज इस सभा में कहकर जाता हूं, ममता दीदी, सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहेंगे। दीदी आप और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए शैलेंद्र वांगू न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, पहले हमने देखा था सीएए का काफी विरोध भी हुआ था, लेकिन अब जो बड़ी बात अमित शाह ने कही है कि हम इसे लागू करवाएंगे और इसे कोई नहीं रोक सकता, ये देश का कानून है। देखिए, बिल्कुल आपको याद दिला दें कि 2019 में सीएए को संसद से पारित करा लिया गया था। ये कानून पारित हो चुका है, लेकिन अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए रूल्स फ्रेम होने, यानी कि रूल्स को, नियमों को तय करना होगा, जिसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के पास है। हालांकि पिछले 3 सालों में अभी तक इस पर रूल्स फ्रेम नहीं किए गए हैं। एक्सटेंशन दिया गया है, लेकिन माना जा रहा है जिस तरह से 2 दिन पहले गृह राज्य मंत्री अजय कुमार टेनी की तरफ से भी ऐसा ही बयान सामने आया था, जहां पे उन्होंने कहा था कि मार्च के महीने तक इसको इम्प्लीमेंट करा लिया जाएगा, यानी कि रूल्स तय कर दिए जाएंगे। आपको याद दिला दें कि ये सीए वही है जिसके चलते जो पड़ोसी देशों में जो प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं उनको भारत में नागरिकता देने का ये कानून है, जिसकी हालांकि इसको पारित करा लिया गया था कि अब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। और इसी को लेकर एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल में इस बात पर जोर दिया है कि ये भारत का कानून है और इसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अभी तक बस इसमें टेक्निकलिटी ये है कि इसके लिए जो रूल्स तय होने हैं, जो नियम तय होने हैं, वो केंद्रीय गृह मंत्रालय करेगा। तो माना जा रहा है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी जल्द हो जाएगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शैलेंद्र आपका।
और चलिए एक बार फिर से आपको सुनवा देते हैं अमित शाह ने कोलकाता में क्या कहा है। मगर मैं आज इस सभा में कह कर जाता हूं, ममता दीदी, सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहेंगे। उत्तरकाशी टनल से रेस्क्यू किए गए सभी 41 मजदूरों को फिलहाल ऋषिकेश स्थित एम्स अस्पताल में रखा गया है, जहां उनका प्रारंभिक इलाज जारी है। पीएम मोदी ने 17 दिन तक टनल के अंधेरे में गुजारने वाले मजदूरों से बातचीत की। साथ ही सभी मजदूरों को सहायता राशि के रूप में 50,000 रुपए भी देने के निर्देश दिए हैं। यहाँ बड़ा सवाल यह है कि कब इन मजदूरों को छुट्टी मिलेगी। मजदूरों किस प्रकार की बीमारी से जूझ रहे हैं, किसी मजदूर को कोई गंभीर बीमारी तो नहीं हुई। एम्स ऋषिकेश के असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कुमार इन सवालों का जवाब दिया है। तो वही एक बातचीत के दौरान नरेश कुमार ने बताया कि सभी 41 कर्मचारियों को हमारे पास लाया गया है, उनमें से किसी को भी कोई चोट नहीं आई है। मुख्य भूमिका मनोरोग और आंतरिक चिकित्सा और डॉक्टरों की है। यह कहना मुश्किल है कि सभी मजदूरों को अस्पताल से छुट्टी मिलने में अभी कितना वक्त लगेगा। डॉक्टरों की एक टीम द्वारा मजदूरों का प्रारंभिक मूल्यांकन किया जाएगा। केवल उसके बाद ही हम स्पष्ट रूप से कह पाएंगे। उन्हें शायद अगले 24 घंटे यहीं रहना होगा। एम्स ऋषिकेश के असिस्टेंट प्रोफेसर आगे कहते हैं कि मजदूर किसी भी तरह के मानसिक तनाव में नहीं लग रहे हैं, फिर भी हमारे पास मनोचिकित्सकों और आंतरिक चिकित्सा के डॉक्टरों की टीम है जो उनकी प्रारंभिक जांच करेगी। उसी के बाद मूल्यांकन, रक्त जांच, छाती का एक्सरे और जो भी अन्य आवश्यकताएं डॉक्टर को सही लगेंगी वह पूरी की जाएंगी। इन सब के बाद हम तय करेंगे कि किसे निगरानी या फिर किसे छुट्टी की जरूरत है। मेडिसिन के डॉक्टर्स का रोल है। देखिए, इस चीज़ के बारे में अभी गारंटी से नहीं बताया जा सकता कि कितना टाइम लगेगा। जैसे मैंने बताया, पहले तो इनका इनिशियल जो है एक असेसमेंट किया जाएगा हमारे डॉक्टर्स की टीम द्वारा। जो भी इन्वेस्टिगेशन इनकी करवानी है, चाहे वो ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो या कुछ रेडियोलॉजिकल हो, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। आज के लिए तो कह सकते हैं कि शायद इनको यहाँ रुकना पड़ सकता है 24 घंटे के लिए। नहीं, इनके लिए कोई स्पेशल वैसे वार्ड नहीं, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड मेडिकल स्ट्रक्चर है। भारत ने अमेरिकी धरती पर एक सिख चरमपंथी को मारने की साजिश से संबंधित आरोपों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है। अज्ञात सूत्रों का हवाला देते हुए पिछले हफ्ते आई खबर में कहा गया था कि अमेरिकी अधिकारियों ने गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश को विफल कर दिया और इस साजिश में शामिल होने की चिंताओं को लेकर भारत सरकार को एक चेतावनी जारी की है। तो इसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बुधवार को कहा कि भारत ने मामले के सभी प्रासंगिक पहलुओं पर गौर करने के लिए 18 नवंबर को एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है। पन्नू एक सिख चरमपंथी है जिसके पास अमेरिका और कनाडा की नागरिकता है। भारतीय जांच एजेंसियों को आतंकवाद के विभिन्न आरोपों में उसकी तलाश है। बागची ने आगे कहा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग पर अमेरिका के साथ चर्चा के दौरान अमेरिकी पक्ष ने संगठित अपराधियों, बंदूक चलाने वालों, आतंकवादियों और लोगों के बीच साठगांठ से संबंधित कुछ जानकारी साझा की थी। वह इस मामले पर मीडिया के एक सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा, हमने यह भी संकेत दिया था कि भारत ऐसी सूचनाओं को गंभीरता से लेता है क्योंकि वे हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा हितों पर भी प्रभाव डालती हैं और संबंधित विभाग पहले से ही इस मुद्दे की जांच कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा, इस संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि 18 नवंबर को भारत सरकार ने मामले के सभी प्रासंगिक पहलुओं पर गौर करने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है। बागची ने यह भी कहा है कि भारत समिति के निष्कर्षों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करेगा। तो खबर के कुछ सप्ताह ही पहले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जून में वैंकूवर उपनगर में खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों को संभावित संलिप्तता के आरोप लगाए थे। ट्रूडो के आरोपों को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया था। हालांकि इस घटनाक्रम के बाद दोनों देशों के रिश्तों में काफी तनाव आ गया था। बिहार में दरभंगा एम्स को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले दिनों डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा था कि एम्स के निर्माण के लिए केंद्र सरकार केवल 500 करोड़ देगी और राज्य सरकार को केवल जमीन लेने में 3000 करोड़ लग रहे हैं और जब एम्स का निर्माण हो जाएगा तो सारा श्रेय बीजेपी वाले लेने लगेंगे। तो भाई डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के इस बयान पर बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने अब पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार जो 500 करोड़ देता है वो मेंटेनेंस के लिए देते हैं। हजारों करोड़ रुपए लगाकर बिल्डिंग निर्माण का काम किया जाता है। स्वास्थ्य मंत्री जी और आपने कहा कि 3000 करोड़ खर्चा करेंगे जमीन पर, तो 3000 खर्चा क्यों करना है? जमीन है कहां? इसमें भी कोई घोटाला है क्या?
एम्स निर्माण के लिए सरकारी जमीन क्यों नहीं उपलब्ध करा देते? उन्होंने कहा कि नीतीश बाबू से आग्रह करना चाहता हूं कि शोभन बाईपास जो दरभंगा में है उनमें एम्स की स्वीकृति का सहमति आपको प्राप्त हो गया है। आपने 3 बार जमीन बदली, आज भी डीएमसीएच के 82 एकड़ जमीन एम्स के डायरेक्टर के अधीन है। वहां झंडा एम्स के डायरेक्टर फहराएं। बिहार सरकार तारीख फिक्स करे कि कब देश के प्रधानमंत्री आकर शोभन में एम्स के निर्माण की शुरुआत करेंगे। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि दरभंगा के बगल में झंझारपुर में पिछले 6 वर्षों से मेडिकल कॉलेज बन रहा है, अब कितना दिन टाइम लगेगा? आपने शिलान्यास किया है। जमुई में 3 साल हो गया है, एक ईंट नहीं गिरा। यह सिर्फ चुनावी स्टंट करने के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं। नीतीश कुमार से आग्रह करूंगा कि आप विशेष तौर पर इसकी चिंता कीजिए और मेडिकल फैसिलिटी को बढ़ाने का काम कीजिए। तमाम ऐसी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।